हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 आईपीए, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यूनिट नंबर 1, दैट इज जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। कंटेंट शुरू हो रहा है डेफिनेशन से कि पार्टनरशिप क्या होता है। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय देम। पार्टनर्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप जो मिलकर वो बिजनेस कैरी आउट करना चाह रहे हैं और जो बिजनेस से प्रॉफिट आएगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ऐसी एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। उसके बाद पार्टनर्स कौन होता है? जो पर्सन कलेक्टिवली एंटर्ड होते हैं कि मिलके बिजनेस चलाएंगे, उन इंडिविजुअल पर्सन को आपस में क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली पार्टनर्स जब मिल जाते हैं उस एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप के एलिमेंट्स क्या है? पार्टनरशिप के हमारे 5 एलिमेंट्स है। पहला, एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन होने चाहिए और उनकी टीम होनी चाहिए। अग्रीमेंट, उनका एग्रीमेंट होना चाहिए कि किस तरह से वो ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, क्या उनकी राइट्स रहेंगे, क्या उनकी पीएसआर रहेगी। बिजनेस, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस करना होना चाहिए। एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, उनका एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस से वो हम लोग इक्वली या फिर एज पर पीएसआर में डिवाइड कर लेंगे। Business is carried on by all or any of them acting for all. This is the foremost element of the partnership कि म्यूचुअल एजेंसी उनके बीच में होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? या तो एक पर्सन सभी के बिहाफ पे काम करे या सभी पर्सन आपस में अपनी अपनी कलेक्टिवली ड्यूटीज निभाए, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। कि एक पर्सन ने जो काम किया है और सब उससे लाइबल हो जाएंगे और जो सबने काम किया है मैं उससे भी लाइबल हो जाऊंगा, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर ये एलिमेंट भी प्रेजेंट है तो वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। उसके बाद ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट क्या होता है कि अल्टीमेटली पता कैसे चलेगा कि एक पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है। पहला, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, उनके बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। और तीसरा, उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो एक प्रेमा फेसाई एविडेंस है, वो कंक्लूसिव एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। बट जो हमारा म्यूचुअल एजेंसी है वो हमारे क्या? कंक्लूसिव एविडेंस। मतलब जो कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है कि बाकी सारे हो ना हो, अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट हो तो डेफिनेटली वो पार्टनरशिप मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा एलिमेंट कहीं और होता ही नहीं है कि मेरे काम करने से और बंदे बाउंड हो जाएं और औरों के काम करने से मैं बाउंड हो जाऊं। ऐसा कहीं भी नहीं होता है एक्सेप्ट फ्रॉम पार्टनरशिप। तो इसीलिए जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो हमारा म्यूचुअल एजेंसी है। उसके बाद जो हमारा कंटेंट है वो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। दो तरह की पार्टनरशिप हमारी होती है। पहला विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। ड्यूरेशन के हिसाब से क्या, कितना टाइम पीरियड चलेगा। अब पार्टनरशिप का तो ऐसा काम होता है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। वैसे ही पहला होता है पार्टनरशिप एट विल, कि चलेगी तो चलती ही रहेगी और नहीं चलेगी तो एक ही दिन में वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो पहला क्या? पार्टनरशिप एट विल। और दूसरा पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, कि जब पर्सन एंटर्ड हुए थे तो उन्होंने एग्री किया था कि हम 1 साल के बाद अपने पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देंगे। तो वो होती है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। और फिर एक्सटेंट ऑफ बिजनेस का यहाँ पे क्या मतलब था? पहला, पार्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब हमने एक एडवेंचर सेट किया कि इस एडवेंचर के चलते हम अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे और जैसे ही एडवेंचर पूरा हो जाएगा हम अपनी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देंगे। और जनरल पार्टनरशिप, कोई पार्टिकुलर एडवेंचर नहीं है, जो जनरल नेचर होता है रिटेल सेल होलसेल ट्रेड वो हमारा नेचर है, तो सिंपली इसको बोलते हैं जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? कोई भी पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है या पीरियड डिटरमाइन करने का कोई भी प्रोविजन नहीं डाल रखा कि इस तरह से प्रोविजन या फिर इस तरह से हमारा टाइम डिटरमाइन होगा। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, जहां पे ड्यूरेशन क्या है? फिक्स है और पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो क्रिएट करी जाती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। देन पार्टिकुलर पार्टनरशिप जो सिंगल एडवेंचर के लिए होती है और उस एडवेंचर के पूरे होने से फर्म हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। जनरल पार्टनरशिप क्या? जो जनरल नेचर के लिए क्रिएट होती है, कोई स्पेशल एडवेंचर नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? वो एग्रीमेंट जिसके अंडर पार्टनरशिप अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज फिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब इसका कंटेंट क्या होएगा? मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? पहला, नेम ऑफ पार्टनरशिप, नेम ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ फर्म, कमेंट्स कब हुई थी फर्म, ड्यूरेशन क्या है, पीएसआर क्या है, एडमिशन रिटायरमेंट कैसे होगा, क्या प्रोविजंस होंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कितना है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारा फोरमोस्ट कंटेंट है दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पहला पार्टनर कौन है? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो
एग्रीमेंट से पार्टनर बनता है और बिजनेस करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। दूसरा कौन? जिसको रिटायरमेंट पे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, जिसको रिटायरमेंट पे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर का क्या मतलब है? बना तो वो एग्रीमेंट से ही है, बट बिजनेस में वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करता, उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। और इसको रिटायरमेंट के टाइम पे कोई भी पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ नाम लैंड करता है, उसका कोई भी रियल इंटरेस्ट फर्म में नहीं होता। ओके, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, बट प्रॉफिट भी शेयर करता है, लॉस भी शेयर करता है। लाइबल फॉर थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के लिए भी लाइबल रहता है। नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस, और इसको कोई भी पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फोर्थ नेचर ऑफ पार्टनर है अपना पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ये ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए लाइबल होता है, लॉस के लिए बिल्कुल भी लाइबल नहीं होता है। हम इसे माइनर का एग्जांपल ले सकते हैं। लाइबल फॉर ऑल द एक्ट, थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली। अब थर्ड पार्टी से लाइबल रहेगा नहीं रहेगा? जो भी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट्स की हुई है ना, सिर्फ उनके लिए वो लाइबल रहेगा, अदरवाइज वो लाइबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। गॉट इट? इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर कौन होता है? जो पार्टनर एडमिट हुआ है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर कौन? जिसने फर्म लीव कर दी, ओके, उसको बोलते हैं हम आउटगोइंग पार्टनर। और जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तब तक की लायबिलिटी के वो लाइबल रहेगा। जैसे मान लो आज वो रिजाइन हुआ, आज वो रिटायर हुआ, बट उसने जो पब्लिक नोटिस है वो दिया 1.5 महीने बाद, 1.5 मंथ लेटर उसने नोटिस दिया, तो 1.5 मंथ के लिए भी वो लाइबल रहेगा, जब तक पब्लिक को नोटिस नहीं मिल जाता। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, इसको हम पार्टनर बाय स्टॉपल भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? व्हेन ए पर्सन होल्ड हिमसेल्फ और अलाउज अदर टू एक्ट एज ए पार्टनर, देन ही विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी ए पार्टनर। अगर कोई अपने आप एक किसी और को अलाउ करता है कि वो अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो पार्टनर माना जाएगा। बाद में वो उस लायबिलिटी के लिए डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और थर्ड पार्टी के लिए भी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि उसने एक्सटॉप्ट किया है, उसने ऐसा एक्नोलेज किया है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, चाहे वो फिर हो या ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं हमारे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो कवर करेंगे हम इसमें, जैसे पार्टनरशिप एंड कंपनी का क्या डिफरेंस है। लीगल स्टेटस क्या है? आप ये देखो पहले पार्टनरशिप का और जॉइंट स्टॉक कंपनी का लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस इसमें है कि फर्म कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, बट कंपनी के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एजेंसी, फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है, बट मेंबर किसी का एजेंट नहीं होता है, कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आता है फर्म में वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग पीएसआर। ओके, और यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, डिविडेंड चाहे तो हम दे भी सकते हैं, ना चाहे तो ना भी मिले हमें। ओके, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, कितनी लायबिलिटी रहेगी? पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, और कंपनी के केस में जितना उन्होंने एग्री किया है कि हम इतना शेयर देंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, या फिर अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल तक उनकी लायबिलिटी रहती है। प्रॉपर्टी, अब ये बताओ जो पार्टनर्स हैं उनका पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है नहीं होता, इंटरेस्ट होता है नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। वो जॉइंट स्टेट मानी जाती है हर एक पार्टनर्स की, और कंपनी के केस में उसकी प्रॉपर्टी सेपरेट मानी जाती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ओके, बट कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी कंसेंट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या मतलब है? अगर कोई भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट अलग से ना हो, तो सभी पार्टनर्स लाइबल हैं कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, बट मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वही काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन, फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। वाइंडिंग अप, अगर सभी पार्टनर्स एग्री हो जाए तो वो कभी भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं, बट कंपनी लीगल पर्सन है और एनसीएलटी के द्वारा ही वो डिसॉल्व हो सकती है। नंबर ऑफ मेंबरशिप, ओके, अब कंपनी एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10, बट एज पर मिसलेनियस रूल्स पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50। बट यहाँ पे प्राइवेट है तो 200 मेंबर मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी है तो 200 मेंबर, पब्लिक कंपनी है तो कोई भी लिमिट है ही नहीं। ओके,
कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम कितने होने चाहिए? प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7। सुनो ध्यान से, पब्लिक में मिनिमम कितने? 7। प्राइवेट में मिनिमम कितने? 2। प्राइवेट में मैक्सिमम कितने? 200। पब्लिक में मैक्सिमम कितने? इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, डेथ होने से, रिटायर होने से और कॉन्ट्रैक्ट बनाने से हमारी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, बट कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, क्लब भी वही होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट इसमें प्रॉफिट कमाना होता है। यहाँ पे पार्टनर्स बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? मेंबर्स। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। और पार्टनर्स के चेंज होने से उसकी एग्जिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है, वो डिसॉल्व हो जाती है, बट क्लब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और है, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली और पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है और एचयूएफ बाय बर्थ बनती है। डेथ ऑफ ए मेंबर, मेंबर की डेथ होने से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, बट किसी भी मेंबर के डिसॉल्व होने से उसकी जो एचयूएफ है वो डिसॉल्व नहीं होती है। मैनेजमेंट, सभी पार्टनर्स इक्वली एंटाइटल्ड है कि वो टेक पार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर्ता एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अथॉरिटी टू बाइंड, हर एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म बाइंड कर सकता है, और यहाँ पे कर्ता को अथॉरिटी है कि वो सारे के सारे एक्ट, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और पूरी एचयूएफ को बाइंड कर सकता है। लायबिलिटी, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। कॉलिंग ऑफ अकाउंट, यहाँ पे हर एक पार्टनर कॉल कर सकता है कि अब हमें अकाउंट दिखाओ, आपने हमारा शेयर किस तरह से निकाला, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर्ता कर सकता है। अगर किसी मेंबर को करना हो तो मेंबर आस्क नहीं कर सकता। गवर्निंग लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, और यहाँ पे हिंदू लॉ। माइनर्स कैपेसिटी, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट वहां पे तो बाय बर्थ मेंबर बन सकता है। कंटिन्यूटी, फ्रॉम डिसॉल्व हो जाती है बाय डेथ और इंसॉल्वेंटी, बट यहाँ पे डेथ और इंसॉल्वेंटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ मेंबर 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसमें कितने भी हो सकते हैं। शेयर इन द बिजनेस, जितने भी प्रॉफिट है वो हर पार्टनर्स में इक्वली बांटा जाएगा, बट यहाँ पे एक्चुअली कोई डेफिनेट शेयर नहीं था, शेयर फ्लक्चुएट होता रहता है। कैसे फ्लक्चुएट होता रहता है? अगर मेंबर्स इंक्रीज हो गए तो शेयर कम हो जाएगा, मेंबर्स डिक्रीज हो गए तो शेयर बढ़ जाएगा, तो फ्लक्चुएट होता रहता है। ओके, को ओनरशिप का पढ़ देना कि अगर मैंने दो बंदों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ली है तो उसमें क्या फर्क है और पार्टनरशिप में क्या फर्क है? वहां पे वो ज्वाइंट ओनर्स कहलाएंगे, यहाँ पे हम कहलाएंगे पार्टनर्स। और को ओनरशिप इनहेरिटेंस से भी आ सकती है, जैसे फादर की प्रॉपर्टी दो भाइयों के पास आ गई तो वो को ओनर माने जाएंगे, और वो आई कैसे? इनहेरिटेंस नोट बाय एग्रीमेंट। बट पार्टनरशिप आती कैसे? एग्रीमेंट से आती है। ओके, और जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर होता है, बट को ओनरशिप में ऐसा कोई शेयर नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अब जैसे पार्टनरशिप का शेयर है वो सभी पार्टनरशिप की कंसेंट से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अगर वहीं पे को ओनरशिप है तो विदाउट एनी कंसेंट ऑफ को ओनर मैं अपना हिस्सा किसी को भी सेल कर सकता हूं। ओके, एसोसिएशन आप पढ़ लेना खुद। तो ये तो हमारा कंप्लीट यूनिट नंबर 1। एसोसिएशन वैसे देख लो होती क्या है, इसको भी क्यों छोड़े हम। एसोसिएशन मतलब होता है कि जैसे क्लब होता है हमारा कि वो प्रॉफिट मोटिव से होती नहीं है, एसोसिएशन का मोटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे पार्टनरशिप में तो क्या प्रॉफिट कमाने के लिए रन करते हैं, बट यहाँ पे हम चैरिटेबल सोसाइटी भी ओपन कर सकते हैं ताकि हम सोसाइटी की इंप्रूवमेंट कर सके। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 1, दैट इज रिलेशन ऑफ, नॉट रिलेशन ऑफ, इट्स यूनिट 2, दैट इज यूनिट नंबर 1, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें को आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।